चाचा चौधरी और नेट। चाचा चौधरी और पिंटू घर के बाहर। पिंटू, देखो मेरा नेट जहाज। चाचा जी, इसे चलाकर दिखाओ। वह गया और नेट हवा में उड़ता हुआ घूमकर वापस चाचा चौधरी के हाथ में आ जाता है। यह वापस आ गया। इधर डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। धमाका सिंह, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि चाचा चौधरी अभी तक जिंदा है। गोबर सिंह, बस आज वो अपनी आखिरी सांस गिनेगा। हैं? चाचा चौधरी उधर जहाज उड़ा रहा है, जाओ और उसे गोलियों से भून दो। ये तो तूने बड़ी खुशखबरी सुनाई, अभी जाता हूँ। और डाकू गोबर सिंह चाचा चौधरी की तरफ चल देता है। थोड़ी देर में जब उसे चाचा चौधरी दिखाई देता है तो वो अपनी बंदूक चाचा चौधरी पर तान देता है। वह रहा मेरा दुश्मन नंबर 1, अभी गोलियों से भून देता हूँ। हैं? इधर चाचा चौधरी नेट को एक बार फिर उड़ाता है। ये फिर गया मेरा नेट। और इधर डाकू गोबर सिंह जैसे ही फायर करने लगता है तो नेट उसकी बंदूक की नली में घुस जाता है। और बंदूक की नली आग पकड़ लेती है। ये क्या? बंदूक में आग लग गई, पानी लाओ। धमाका सिंह को एक पानी से भरी बाल्टी दिखाई देती है। वो रहा पानी। धमाका सिंह तुरंत उस बाल्टी को उठाता है और उसको डाकू गोबर सिंह के ऊपर डाल देता है। और डाकू गोबर सिंह के कपड़े आग पकड़ लेते हैं। आग! बचाओ! धमाका सिंह, उस डिब्बे में पेट्रोल था। चाचा चौधरी और शेखू बदमाश। एक दिन जब चाचा चौधरी रास्ते में जा रहे थे तो अरे छेदीलाल, क्या बात है? रो क्यों रहा है? मैं मरने वाला हूँ। शेखू बदमाश ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 1 लाख रुपया ना दिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। तो तुम उसे 1 लाख रुपया दे दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। 1 लाख रुपया जाने से मुझे हार्ट अटैक होगा और मैं मर जाऊंगा। रुपया दूं या ना दूं, दोनों तरह से जान मुसीबत में है। अच्छा, इस बैग में क्या है? 1 लाख रुपया। चाचा चौधरी उससे बैग ले लेता है। रुपयों का बैग मुझे दो और घर जाकर आराम करो, मैं शेखू बदमाश से निपट लेता हूँ। छेदीलाल अपने घर की तरफ चल देता है। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। चाचा चौधरी शेखू बदमाश के पास पहुंचता है। शेखू बदमाश, छेदीलाल डर के मारे खुद नहीं आया, किसी दूसरे के हाथ रुपया भेजा है। क्या रुपया लाए हो? हाँ, मुझे पकड़ लो और ले लो। बेवकूफ, मुझे मस्करी पसंद नहीं। चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ लगा देता है। अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो पहले तेरे टुकड़े करूंगा। और शेखू बदमाश चाचा चौधरी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अब तुझे कोई मेरे हाथ से बचा नहीं सकता। चाचा चौधरी दौड़कर
एक मोटे से पेड़ के तने के पीछे छुप जाता है। तभी शेखू बदमाश वहां दौड़ता हुआ आता है। अब तुझे नरक जाने में चंद मिनट ही बाकी हैं। शेखू बदमाश पूरे पेड़ का चक्कर लगाता है तो है कमबख्त कहाँ गायब हो गया। तभी शेखू बदमाश के सिर पे जैसे वज्रपात होता है। चाचा चौधरी पेड़ की कोटर से बाहर निकलता है। बड़ा दारा सिंह बनता था। और चाचा चौधरी वापस छेदीलाल के घर पहुंचता है। छेदीलाल, संभालो अपना बैग। शेखू बदमाश अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। चाचा चौधरी का पंखा। एक दिन चाचा चौधरी और चाची घर में बैठे थे। ना जाने हर साल ये कमबख्त गर्मी क्यों आ जाती है। पसीने के मारे बुरा हाल हो जाता है। भगवान, गर्मी के मौसम में पसीना तो आएगा ही। कहते हैं मोटे लोगों को गर्मी अधिक सताती है, इसी वजह से शायद मैं परेशान हूँ। अरे पंखे का बटन दबाओ और फिर देखो हवा से घर शिमले की तरह ठंडा होता है या नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कल ही तो हमारे यहाँ पंखा लगा है। और चाची पंखे का बटन दबाती है। लो, बटन दबा दिया, मगर पंखा चलता नहीं है। मगर पंखा तो चला ही नहीं। तुम तो कहते थे कि इसकी ठंडी हवा से घर शिमला बन जाएगा। भगवान, मुझे लगता है बिजली चली गई है। जब करंट ही नहीं है तो पंखा किससे चलेगा। गर्मियों में ये एक और मुसीबत है। चाचा चौधरी चाची को साथ लेकर घर से बाहर चल देते हैं। चलो हम जाकर किसी बाग में बैठते हैं। पेड़ों की ठंडी हवा से गर्मी दूर हो जाएगी। इधर खोटे और लोटे। खोटे, मैंने अभी चाचा चौधरी और चाची को बाहर जाते देखा है। लोटे, चाचा चौधरी के घर कल एक नया पंखा लगा है। सच? खोटे, तू यहीं ठहर, मैं वो पंखा उतार कर लाता हूँ। आजकल अच्छे दामों में बिक जाएगा। दरवाजा खुला है। चाचा चौधरी घर को कभी ताला नहीं लगाता। लोटे घर के अंदर पहुंच जाता है। पंखा नया है, पेच खोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इधर चाचा चौधरी और चाची के कानों से एक आवाज टकराती है। बचाओ, बचाओ। ये आवाज तो अपने घर की तरफ से आ रही है। भगवान, हमें घर वापस चलना होगा। बचाओ। और दोनों जने वापस अपने घर की तरफ दौड़ लगाते हैं। और घर के अंदर पहुंचते ही दोनों चौंक जाते हैं। बचाओ, मैं ये पंखा चुराने आया था। भगवान, तुम पंखे का स्विच ऑन ही छोड़ गई थी। चाचा चौधरी और ऊंचा लहराए तिरंगा। एक दिन चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, सवेरे ही किधर चल दिए? साबू, मैं आज तिरंगे को ऊंची से ऊंची इमारत पर लहराना चाहता हूँ। चाचा चौधरी चल देते हैं। यहाँ आसपास तो कोई ऊंची इमारत दिखाई नहीं देती। थोड़ा आगे चलना चाहिए। चाचा चौधरी आगे की ओर चल देते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ओह, बारिश शुरू हो गई।
रॉकेट, आओ कहीं सिर छुपाने की जगह देखें। चाचा चौधरी को एक तोप दिखाई देती है। रॉकेट, और कहीं तो जगह मिली नहीं। ये पहले मुगल बादशाह बाबर की तोप है, इसी में घुस चलते हैं। इधर डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। गोबर सिंह, मैंने चाचा चौधरी को इस बाबर की पुरानी तोप में घुसते देखा है। फिर क्या सोचते हो धमाका सिंह? दाग दो इसे और पहुंचा दो चौधरी को नर्क में। धमाका सिंह हाथ में जली हुई मोमबत्ती लिए तोप की ओर बढ़ता है। चाचा चौधरी के साथ बेचारा कुत्ता रॉकेट भी मरने जा रहा है और मोमबत्ती तोप पर लगाते ही अरे, हम कहाँ आ गए हैं? अरे, हमसे पहले ही कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। दोस्त, तुम एवरेस्ट पर खड़े हो। जरा फोटो लेने दो। दूसरी सुबह अखबार में एक खबर छपी। चाचा चौधरी ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। फिर मात खा गए। चाचा चौधरी और फैशन। चाचा चौधरी और साबू घूम रहे थे कि अचानक साबू का पैर फिसल जाता है। क्या हुआ साबू? आज पहली बार ऊंची एड़ी के बूट पहने हैं चाचा जी। इनके साथ चलने का तजुर्बा नहीं था, पैर फिसल गया। अरे, अगर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तू ठीक तरीके से चल नहीं सकता तो इन्हें उतार फेंक। ना चाचा जी, मैं ये जूते नहीं उतारूंगा। आजकल इन्हीं का फैशन है। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं कि फैशन क्या क्या गुल खिलाता है। चाचा चौधरी और साबू एक तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूरी पर, तू क्यों रो रहा है भाई? कुछ मत पूछो, मेरे साथ बुरी हुई। मैं अपनी बूशर्ट के लिए ये कपड़ा खरीद कर लाया था। जब घर गया तो पता चला कि मेरी पत्नी भी बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा खरीद कर लाई है। हैं? तो क्या हुआ? तुम 2 बूशर्टें सिलवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी यही कपड़ा अपने ब्लाउज के लिए लाई है। फिर तुम अपने कपड़े की बूशर्ट और पत्नी अपने कपड़े का ब्लाउज सिला ले। यही तो झमेला है, यही तो झमेला है फैशन का। चूंकि यही कपड़ा मेरी पत्नी ब्लाउज के लिए लाई है, इसलिए इस लेडीज कपड़े की मैं बूशर्ट नहीं सिलवा सकता। उधर पत्नी ने जब बूशर्ट का मेरा कपड़ा देखा तो अपने ब्लाउज का कपड़ा ये कहकर फेंक दिया कि वह मर्दाना है। हैं? फैशन ने तो गजब ढा दिया है। चल भाई साबू, आगे चले। और चाचा चौधरी और साबू आगे की तरफ चल देते हैं। आगे जाने पर हेयर ड्रेसर्स। क्यों लड़ाई कर रहे हो? जरा गौर फरमाइए। मेरा ये फोटो देखो, कितने सुंदर लच्छेदार बाल थे। इस कल्लू नाई ने उस्तरा फेर कर सब सफाचट कर दिए हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अच्छा, क्या कहा था इसने? दरअसल लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि क्या पुराने फैशन के बाल लिए फिरते हो, क्यों नहीं एक्टर कट फैशन के बाल कटवाते।
तो मैं इस नाई के पास गया। मैंने इससे पूछा कि ये किस फिल्म स्टार जैसा हेयर स्टाइल चाहता है, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या अमिताभ जैसा। पर इसने कहा किसी ऐसे एक्टर जैसे बाल काटो जैसे आज तक किसी ने ना कटवाए हो। मैंने वैसे ही काट दिए। अच्छा, तो ऐसा स्टाइल किस फिल्म एक्टर का है? शेट्टी का हैं? चाचा चौधरी और साबू का कमाल। कंछेदी लाल बस के पीछे दौड़ता हुआ। अरे भैया जरा रोक ना 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 ना। लेकिन बस नहीं रुकती है और चली जाती है। ओह, बस छूट गई। तेरा सत्यानाश जाए। तभी चाचा चौधरी वहां आ पहुंचते हैं। अरे भाई कंछेदी लाल, किसे कोस रहे हो? बस वाले को। मैंने दफ्तर जाना था, कम वक्त बस छूट गई। अब पता नहीं दूसरी कब आए, मुझे देरी हो जाएगी। दूसरी बस तो घंटे 2 घंटे से पहले नहीं आएगी। एक दूसरी तरकीब है। साबू अभी इधर से गुजरेगा। अगर वह तुम्हें एक घूसा मार दे तो तुम उड़ते हुए अपने दफ्तर पर जा गिरोगे। ये सुनकर कंछेदी लाल खुश हो जाता है। ठीक है। और चाचा चौधरी आगे चल देते हैं। टाटा बाय। कंछेदी लाल वहीं खड़ा होकर साबू के आने का इंतजार कर रहा होता है। पता नहीं साबू कब आएगा। जिंदगी भी क्या है, घूसा भी खाओ और इंतजार भी करो। तभी उसे साबू आता हुआ दिखाई देता है। आहा, आ गया। इसे गुस्सा दिलाना चाहिए ताकि यह जोर का हाथ मारे। मेरा दफ्तर भी कम दूर नहीं। और कंछेदी लाल साबू को आवाज लगाता है। अरे ओ गधे, देखता नहीं मैं खड़ा हूँ, मुझे सलाम कर। चूहे, तेरी ये हिम्मत! जल्दी कर, नहीं तो एक ऐसा झापड़ रसीद करूंगा कि तू आगरे जा पहुंचेगा। और साबू गुस्से में भरकर कंछेदी लाल को हाथ में उठा लेता है। अरे तू क्या मुझे झापड़ मारेगा? मैं ही तुझे मजा चखाए देता हूँ। और साबू एक जोरदार घूसा कंछेदी लाल को रसीद कर देता है। ये ले। और कंछेदी लाल उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। ओह! चाचा चौधरी वहां से गुजरते हैं तो कंछेदी लाल से पूछते हैं। कंछेदी लाल, रो क्यों रहे हो? क्या साबू ने तुम्हें घूसा नहीं मारा? मारा था, लेकिन उसने उल्टी दिशा में घूसा मार दिया। पहले मैं दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर था, अब 10 किलोमीटर। चाचा चौधरी और इंटरव्यू। एक जगह है। मेरा नाम चौपट है। मैं ढपोर एंड कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं भी नौकरी के लिए वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वाह, हम दोनों एक ही नौकरी के लिए जा रहे हैं। लो, खाओ पान। वो अजनबी उस युवक की तरफ पान बढ़ाता है, जिसे युवक खा लेता है। वाह, तुम्हारा पान बड़ा लाजवाब है। और पान खाते ही उसे नींद आ गई। अब वो सोता रहे, मेरी नौकरी पक्की है। वो नौजवान वहीं फुटपाथ पर सोया रह जाता है। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां आते हैं।
चाचा जी, एक नौजवान फुटपाथ पर सो रहा है। साबू, उसे जगाना चाहिए। चाचा चौधरी हाथ में पानी का गिलास लेकर उस युवक के मुंह पर पानी डालते हैं। नौजवान, जागो। मुझे चौपट ने पान में कुछ दवाई मिलाकर खिला दी। अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। साबू, इस नौजवान को दफ्तर पहुंचा दो। साबू उस युवक को अपने हाथ में उठा लेता है। तुम्हारा दफ्तर किस दिशा में है? ढपोर एंड कंपनी पश्चिम में है। साबू उस युवक को पश्चिम दिशा की ओर उछाल देता है और वो युवक उड़ता हुआ सीधा उस अजनबी पर गिरता है। युवक ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देता है। इंटरव्यू में अभी 1 मिनट बाकी है। ओह, मेरी कमर। ऑफिस के अंदर। नौजवान, तुम्हारी समय की पाबंदी देखकर मैं खुश हुआ। तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। इधर वो अजनबी। क्या आपको दफ्तर जाना है? नहीं, अस्पताल। हाय, मेरी कमर। चाचा चौधरी और खाद। रोकड़ और चौपट। रोकड़, अपनी नकली खाद का एक पैकेट बचा है, इसे भी बेच दें। पर यहाँ तो खेती बाड़ी करने वाला है नहीं, बेचेंगे किसे? चौपट चाचा चौधरी और साबू की ओर इशारा करता है। देखो, वो 2 गंजे बैठे हैं ना, उन्हें। चाचा जी, आज आपने पगड़ी नहीं पहनी। साबू कलवा धोबी उसे धोने के लिए ले गया है। इधर रोकड़ और चौपट। लेकिन गंजों को खाद की क्या जरूरत होगी? देखते जाओ। कहते हैं एक अच्छा सेल्समैन कूड़ा भी बेच देता है, तो ये तो खाद है। गालिब कमी नहीं इस दुनिया में बेवकूफों की। एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। और चौपट चाचा चौधरी और साबू की तरफ चल देता है। हमारी कंपनी ने ये बढ़िया और लाजवाब खाद बनाई है, जो बंजर भूमि को हरा भरा कर देती है। भाई, तुम गलत जगह आ गए हो। हमारा कोई बाग बगीचा या खेती नहीं जहाँ इसकी जरूरत हो। अरे, तुम दोनों के सिर तो बंजर हैं। देखो, एक भी बाल नहीं। हमारी ये अद्भुत खाद सिर पर लगाने से कुछ ही दिनों में घनी झाड़ियों की तरह तुम्हारे सिर पर बाल लहलहा उठेंगे। देखो मेरे बाल। मैं भी यही खाद अपने सिर पर डालता हूँ। असर न होने पर 2 गुने दाम वापस। तभी चाचा चौधरी अपने पंखे की ओर बढ़ता है। 1 मिनट ठहरो, गर्मी हो रही है, जरा पंखा चला दूं। और चाचा जी पंखे को ऑन कर देते हैं। पंखे की हवा से चौखट की विग उसके सर से उड़ जाती है। नया विग खरीदते समय याद करा देना कि वो इतना ढीला ना हो कि हवा से उड़ जाए। चाचा चौधरी और 2 चोर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घर के आंगन में बैठे थे। चाचा जी, आज कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे बोर हो गए। रोकड़ और झोकड़ 2 चोर। रोकड़, आज चाचा चौधरी के घर चोरी क्यों न की जाए? झोकड़,
क्यों हड्डियां तोड़वाने की सोच रहा है? देखता नहीं वहाँ साबू बैठा है। साबू और चाचा चौधरी को खिसकाने का मेरे पास इंतजाम है। तू जाकर उन्हें ये 2 सिनेमा के टिकट दे दे। उधर वे दोनों सिनेमा देखने जाएंगे, इधर हम उनके घर में घुसकर सारे माल पर हाथ साफ कर देंगे। वाह झोकड़, ये तो सचमुच तुमने बड़े दूर की सोची। अगर तू चोर की बजाय प्लानिंग मिनिस्टर होता तो देश बड़ी तरक्की करता। रोकड़ चाचा चौधरी और साबू के पास पहुंचता है। चाचा चौधरी, मैं तुम दोनों के लिए फिल्म के 2 टिकट लाया हूँ। साबू, लो, अपनी बोरियत का इलाज हो गया। चाचा चौधरी और साबू फिल्म देखने के लिए चल पड़ते हैं। टिकट किस थिएटर के हैं चाचा जी? रीगल के। जल्दी चलो, फिल्म शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया है। इधर रोकड़ और झोकड़। रोकड़ आ जाओ, मैदान खाली है। इस घर में चोरी करने का एक फायदा ये है कि चाचा चौधरी अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। रोकड़ और झोकड़ जल्दी जल्दी वहां से सारा सामान समेटते हैं। जल्दी सारे कपड़े बांध लो। इतनी जल्दी क्या है? फिल्म 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होगी। थोड़ी देर में चाचा चौधरी जब लौट कर आएगा तो पाएगा कि 2 टिकट कितने महंगे पड़े। और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर कदम रखते हैं तो सामने चाचा चौधरी और साबू आ जाते हैं। हैं? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आए? साबू उन दोनों को हाथ में उठा लेता है। जब हम थिएटर पहुंचे तो पाया कि फिल्म देखी हुई है। दोनों टिकट दोस्त को देकर लौट आए। और साबू उन दोनों को आसमान में उछाल देता है। तुम जहां गिरोगे पास ही अस्पताल होगा। चाचा चौधरी और मक्खन चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, आपका टारकोल का ड्रम आ गया। ठीक है, इसे अंदर रख दो। वो मजदूर तारकोल का ड्रम अंदर रख देता है। चाचा जी, मैंने ड्रम कमरे में रख दिया है। आकर अपनी मजदूरी ले जाओ। इधर चाची। अजी, मैंने कहा घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। कितना? चाची मक्खन को एक ड्रम में डाल देती है। एक ड्रम भर गया है। आज तो मक्खन के ड्रम को यहीं रहने दे। कल सवेरे मैं किसी डेयरी वाले को बेच दूंगा। अच्छा जी। इधर चाचा चौधरी के घर के बाहर लोटन और मोटन। भाई लोटन, चाचा चौधरी के घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। हाँ भाई मोटन, चाची को कहते तो मैंने भी सुना है। अगर हम ये मक्खन से भरा ड्रम चुरा लें तो पेट भर कर खुद खाएं और जो बचे उसे सैकड़ों रुपयों में किसी डेयरी वाले को बेच दें। वाह, क्या तरकीब निकाली है। और उसी रात को चाचा चौधरी रात को अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देता है। उसे गलतफहमी है कि कोई चोर उचक्का उसके घर में घुस नहीं सकता। दोनों चाचा चौधरी के घर में घुस जाते हैं। अजी, मुझे साथ वाले कमरे में किसी के पाँव की आवाज सुनाई दे रही है। भगवान, हमारे घर से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। चुपचाप सो जा। लोटन और मोटन मक्खन के ड्रम के पास। अरे, यहाँ तो 2-2 ड्रम पड़े हैं। अंधेरे में पता नहीं मक्खन किसमें है। ये ड्रम काफी भारी है, मक्खन वाला जरूर यही है। लोटन और मोटन एक ड्रम को उठा लेते हैं। चलो इसे ही ले चलें। और वो दोनों बाहर की तरफ चल देते हैं। तभी एक भागते हुए चूहे की पूंछ पर मोटन का पैर पड़ जाता है। आई।
और पूरा का पूरा ड्रम उनके सर पर उलट जाता है। ओह! आवाज सुनकर चाची और चाचा चौधरी की आंख खुल जाती है। ये आवाज कैसी? मैं न कहती थी कि साथ वाले कमरे में कोई है, बत्ती जलाओ। चाचा चौधरी झटपट बत्ती जलाते हैं। घर की सारी बिजलियां जल जाती हैं और चाचा चौधरी हाथ में डंडा लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर लोटन और मोटन की हालत देखकर हंस पड़ते हैं। ये तो लोटन और मोटन हैं। लगता है ये मक्खन चुराने आए थे और तारकोल से मुंह काला कर बैठे। ऐसा ही लगता है जी। चाचा चौधरी उन दोनों को कमरे में बंद कर देते हैं। सवेरा होने पर उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा।